अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, जो कि हमारे पास है सिस्टम और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये जो हमारे पास टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से हमारे पास लिया गया है। नेक्स्ट आप जब बीएस में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसी का एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इस चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक है ये वाला, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस में क्योंकि चैप्टर 1 में से इस दफ़ा लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट के हवाले से हमने इसके अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज़ सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। सिस्टम क्या हमारे पास है? सेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिल के वो एक कंप्लीट काम करते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? सिस्टम। सिस्टम क्या? कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो एक सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं और हर कंपोनेंट में एक कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। मतलब डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज इन द सिस्टम टू कंप्लीट अ टास्क। प्रोसीजर क्या है? अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब उस सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट में कोई ना कोई काम हो रहा है, और हर कोई काम करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। मतलब एक तरतीब में आपने परफॉर्म करने हैं, तो एक काम होगा, दूसरा काम करने के लिए उसका अलहदा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। जैसे मैथ में आप देख लें कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक अलहदा से प्रोसीजर है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, हर कंपोनेंट में कोई ना कोई काम हो रहा है और उस काम को कंप्लीट करने का कोई ना कोई प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर हम लोग एक एजुकेशनल सिस्टम की बात कर लें, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये एक प्रोसीजर है। स्टूडेंट के एग्ज़ाम होना, ये भी एक है प्रोसीजर है। और हर प्रोसीजर में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या हैं? आप लोग एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद उसकी फ़ी पे करते हैं, तो आपका स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो जाती है। इसी तरह से एग्जामिनेशन का अलग प्रोसीजर है, ट्रांसपोर्टेशन आपने लेनी है, अकाउंट्स हैं। तो डिफरेंट हमारे पास एजुकेशनल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जिसमें कोई ना कोई काम परफॉर्म हो रहा है। अब हम लोग सिस्टम जो है ना वो दो तरह से हो सकते हैं। एक हमारे पास होता है मैनुअल सिस्टम, एक होता है कंप्यूटराइज सिस्टम। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस में मैनुअल सिस्टम की बात नहीं करेंगे बल्कि कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करेंगे। तो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें जितने भी हमारे पास प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहे हैं। तो कंप्यूटराइज सिस्टम के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर, फिर हमारे पास है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जाहिर बात है, हमें कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटराइज सिस्टम है तो एक मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर हमारे पास कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस उस सिस्टम के अंदर यूज़ हो रही हैं वो हार्डवेयर में आएंगी, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं। और हार्डवेयर हमें है तो सॉफ्टवेयर तो लाजमी होगा। उस हार्डवेयर से काम लेने के लिए सॉफ्टवेयर भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। फिर है यूज़र्स। उस सिस्टम को यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो यूज़र्स हैं। अब यूज़र दो तरह से हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके लिए सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाया गया है। जैसे एजुकेशनल सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे यूज़र्स हैं। ठीक है। एक हमारे पास यूज़र वो हैं जो इस सिस्टम को बनाने वाले हैं, जिनमें प्रोग्रामर्स हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो टेक्निकल यूज़र्स हैं। तो ये सारे हमारे पास यूज़र्स में आ जाएंगे। उसके बाद है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है? वो हमारे पास डाटा जो उस सिस्टम के अंदर स्टोर किया जा रहा है वो किस में आएगा? डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हुई तो स्टूडेंट का डाटा कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो ये हमारे पास क्या है? डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जो डाटा हमने स्टोर किया एज ए इनपुट, उसको प्रोसेस करके उसके बाद जो हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, जो रिजल्ट आएंगे, वो हमारे पास क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन सेटअप। कम्युनिकेशन सेटअप क्या है कि जब हमारे पास एक कंप्यूटर में डाटा स्टोर है तो उसे डाटा को डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट यूज़र्स ने एक्सेस करना है, तो हमें उन कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, यूज़र्स को नेटवर्क में लेके आना पड़ेगा। तो नेटवर्क में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनका कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम हमें समझ आ गई, मतलब सिस्टम की बात हो रही है तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब कंप्यूटराइज सिस्टम
को डेवलप करना है, हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम या कंप्यूटराइज सिस्टम हमने बनाना है, तो उसके बनाने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट और एक ऑर्गेनाइज मेथड है, टेक्निक है, जिसे क्या बोलते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कोई भी सिस्टम है उसे डेवलप करने के हमारे के लिए एक ऑर्गेनाइज अप्रोच है, डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप हमारे पास अप्रोच है, जिसे क्या बोलते हैं SDLC। अब SDLC में हमारे पास क्या है, डिफरेंट फेजेस हैं या इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में से पास होकर सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनता है। SDLC को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं या SDLC को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। आप इंटरनेट पर इसको जब सर्च करेंगे तो किसी जगह सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लिखा होगा, किसी जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लिखा होगा, तो एक ही बात हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना या सिस्टम डेवलप करना, उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो सेम ही है। अब ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड करें जैसे हमने एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास जो है उसके लिए भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो उसी एग्जांपल को लेकर हम लोग सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो पहली स्टेज है, फर्स्ट फेज है, वो हमारे पास क्या है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्लानिंग भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है कि सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो प्लानिंग या फैसिबिलिटी स्टडी करनी है हमने। फैसिबिलिटी स्टडी में हमने क्या देखना है कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या वो पॉसिबल भी है, क्या हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए, क्या हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है उस सिस्टम को बनाने के लिए। अगर तो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो सिस्टम फैसिबल है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेजेस या नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग सिस्टम नहीं बना सकते। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसके लिए हमें स्पेस या जगह चाहिए। अगर हमारे पास जगह ही नहीं है तो बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो प्लानिंग में हम लोग ये सारा कुछ पहले स्टेप में देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि अब एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम चाहिए। मतलब एक सॉफ्टवेयर हाउस में आप जाते हैं, एक क्लाइंट जाता है, वो कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए। अब वो हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर हाउस से क्या कहते हैं कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसकी प्राइस कितनी है जी, 50,000 है। सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसकी प्राइस कितनी है, 50,000। वो कहते हैं नहीं जी मेरा जो बजट है वो कितना है, 20,000 है। तो जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्लाइंट का बजट कम है, तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, सॉफ्टवेयर फैसिबल नहीं है। ठीक है, चलें, कॉस्ट फैक्टर क्लियर हो गया। मतलब हमारा अगर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्लाइंट के बजट के अंदर है तो सॉफ्टवेयर फैसिबल होगा, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फिर अगले स्टेप्स में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो उसके लिए टाइम हमें चाहिए 2 महीने। क्लाइंट कहता है नहीं जी मुझे तो 15 दिन में चाहिए, तो सॉफ्टवेयर 15 दिन में रेडी नहीं हो सकता, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर वो 2 महीने है, तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, हम लोग उससे सॉरी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर फैसिबल नहीं है, हम लोग 15 दिन के अंदर बना के नहीं दे सकते, टाइम लिमिट आ गई हमारे पास। तो सॉफ्टवेयर अगर फैसिबल होगा तो हम लोग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, सिस्टम एनालिसिस पे जाएंगे। फिर जाके हम लोग उससे पूछें जी हाँ जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी। अगर सिस्टम फैसिबल है तो अब हम लोग उससे जाकर क्या पूछेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट। सिस्टम एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी इसे बोलते हैं। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर यूज़र की एक्सपेक्टेशन क्या है, यूज़र क्या चाहता है कि उसके अंदर यूज़र को कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, मसलन वो कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए कि सबसे पहले यूज़र लॉगिन करे या रजिस्ट्रेशन पेज हो जहाँ पर जाके वो अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर या फ़ोन एड्रेस दे के वो साइन अप करे, उसके बाद लॉगिन पेज पे जाए, लॉगिन पेज के बाद वो नेक्स्ट डैशबोर्ड पे आ जाए, उस पे जाके यूज़र को कौन कौन सी परमिशन देनी है, ये सारी की सारी उससे रिक्वायरमेंट हमने गैदर करनी है। अब रिक्वायरमेंट लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखना है कि यूज़र को कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड है,
यूज़र को कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, ये कॉलेज वाले आके कहते हैं हमें जी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पूछा जी हाँ जी आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कहते हैं जी हमें स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करनी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी है, स्टूडेंट का एग्जामिनेशन का मॉड्यूल हमें चाहिए, उसमें एग्जाम के नंबर्स एंटर करें और ये फ़लाँ हमें रिपोर्ट्स चाहिए। ये इनकी क्या होगी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। अब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो उनको हम लोग लिख लेंगे, उसका एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी जिसे बोलेंगे हम लोग एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, अब वो रिपोर्ट हम लोग जो टॉप मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसे सबमिट करवाएंगे कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो जो टॉप मैनेजर है उसे एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर वो कहता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की रिपोर्ट है वो सही नहीं है तो हम लोग इसे दोबारा से क्रिएट करेंगे। अगर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम लोग इस पे जाएंगे सिस्टम डिज़ाइन पे। इसको इसी तरह से समझ लें रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कि अब एक आपने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग कहते हैं लेट्स से कि उस बिल्डिंग के अंदर 50 रूम्स चाहिए, हर रूम का ये साइज़ होना चाहिए, रूम के अंदर हमारे पास विंडो का इतना साइज़ होना चाहिए, डोर का इतना साइज़ होना चाहिए, लाइट्स इतनी होनी चाहिए। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स नोट कर ली, जारी बात है रिक्वायरमेंट जब तक हमारे पास नहीं होंगी बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी उसकी क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, अदरवाइज सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है हमारे पास। अब एक जो हमारे पास सिविल इंजीनियर है उसके पास बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, इतनी हमारे पास जगह है, उसमें इतने रूम्स चाहिए। अब वो क्या करेगा, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं, मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैप में वो क्या करता है, वो बता देता है कि ये रूम इस जगह पे होगा, उसका ये साइज़ होगा, ये मटेरियल यूज़ करेंगे। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी उसका एक मैप क्रिएट किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन और दूसरा हमारे पास होता है फिज़िकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन में हम लोग सिस्टम को डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं जिसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, और फिज़िकल डिज़ाइन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो फिज़िकली कैसे उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा, कौन सी हमें हार्डवेयर डिवाइसेस या रिसोर्सेज चाहिए, वो फिज़िकल डिज़ाइन में हम लोग उसे स्टडी करते हैं। जैसे लॉजिकल डिज़ाइन में समझ लें बिल्डिंग का जो उसका जो नक्शा बनेगा, मैप बनेगा, वो लॉजिकल डिज़ाइन है। और फिज़िकल डिज़ाइन में हम आप इसे अंडरस्टैंड कर लें कि वो जो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो हमारे पास फिज़िकल डिज़ाइन में आता है कि कैसे इसको प्रोसेस करेंगे। अब सिस्टम डिज़ाइन के बाद हमारे पास आता है कोडिंग। अब ये हमारे पास मेन स्टेप है जहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है। सबसे लेंथी स्टेप है हमारे पास कोडिंग। अब कोडिंग को कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कोडिंग या कंस्ट्रक्शन। जैसे एक बिल्डिंग है, उसका नक्शा बनता है, नक्शा बनने के बाद जाके उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो सॉफ्टवेयर का पहले डिज़ाइन बनेगा, उस डिज़ाइन को देखते हुए हम लोग उसकी कंस्ट्रक्शन या कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्रामर्स हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर देंगे। अब सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने के बाद जैसे ही कोडिंग कंप्लीट होगी तो हमारे पास सॉफ्टवेयर बन चुका होगा, लेकिन उसमें फॉल्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं। तो उन एरर्स को हमने चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को चेक करेंगे कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सही तरह से काम कर रहे हैं या किसी में प्रॉब्लम है। तो टेस्टिंग हम लोग करते हैं बाय यूजिंग सैम्पल डाटा। हम लोग सॉफ्टवेयर को सैम्पल डाटा देते हैं, उस सैम्पल डाटा के मुताबिक देखते हैं कि सिस्टम हमें सही जवाब दे रहा है या उसे सही प्रोसेस कर रहा है कि नहीं। लाइक हमने एक कैलकुलेटर बना लिया, तो प्लस का फंक्शन है, तो उसे चेक करने के लिए हम लोग 2 और 3 अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे दी। अब सॉफ्टवेयर का रिज़ल्ट आता है जी 5, और आना क्या चाहिए 5, मतलब ये सिस्टम का रिज़ल्ट है, और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मतलब जो आना चाहिए था। सिस्टम का रिज़ल्ट और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट अगर तो सेम है तो मतलब हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। अगर सिस्टम का रिज़ल्ट आ जाता है लाइक यहाँ पे 6 और आना क्या चाहिए था 2 + 3 5, सिस्टम का रिज़ल्ट और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट अगर मैच ना हो तो ये प्लस वाला मॉड्यूल सही नहीं है। इसमें जाके हम लोग चेंजेस करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टेस्टिंग हमारे पास 2 तरह से होती है। एक होती है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग और दूसरी होती है
सिस्टम टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग कैसे की जाती है, सिस्टम टेस्टिंग कैसे है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टेस्टिंग के बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कंप्लीट है, अब यूज़र के कंप्यूटर में जाकर इंस्टॉल कर देना है। सॉफ्टवेयर बन गया है, सॉफ्टवेयर जाकर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जितनी हार्डवेयर डिवाइसेज है वो उसके साथ अटैच कर देंगे। हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो गया, अब यूज़र उसे इस्तेमाल कर सकता है। सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर दिया हमने, अब सॉफ्टवेयर क्या हो गया, फंक्शनल हो चुके हैं। कब, इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर फंक्शनल हो गया है। उसके बाद हमारे पास स्टेज आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हमने क्या करना है, इसी सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट किया है उसको चेक करना है क्या वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर सही तरह से काम कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम लोग सही करेंगे। और मेंटेनेंस में ही जाके हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना है तो मेंटेनेंस में करेंगे। हमने चेकिंग द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो सिस्टम काम कर रहा है उसकी वर्किंग चेक करेंगे। अगर कोई नया फीचर ऐड करना है तो वो भी मेंटेनेंस में जाके ऐड होगा। अब अगर कोई नया फीचर ऐड करना है तो दोबारा हम लोग पहली स्टेज पर आ जाएंगे, उसकी प्लानिंग होगी, उसका एनालिसिस होगा, उसका डिज़ाइन बनेगा, उसकी कोडिंग होगी, उस नए फीचर की टेस्टिंग होगी, फिर नया फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर शेप में आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कोई भी सिस्टम डेवलप होता है इन स्टेजेस में से पास होकर डेवलप होता है। और सिस्टम की लाइफ का कंप्लीट साइकिल यही स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेजेस। देयर आर 7 फेजेस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ इन्हीं स्टेजेस में से मूव होती है। और सबसे जो लेंथी स्टेज है वो मेंटेनेंस है, सबसे एंड पर जाके मेंटेनेंस है। अब नया फीचर ऐड करना है तो मेंटेनेंस में ऐड होगा, सिस्टम में प्रॉब्लम रिमूव करनी है तो मेंटेनेंस में जाके रिमूव होंगे। ये जो मेंटेनेंस वाली फेज़ है ये एंड नहीं होती, जब तक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसकी मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। सबसे लेंथी स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, मेंटेनेंस। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि सिस्टम किसे बोलते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं और सिस्टम किन स्टेजेस में से पास होकर डेवलप होता है। अब ये जस्ट हमने आज ओवरव्यू लिया है कि ये स्टेजेस क्या हैं, कैसे काम सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन स्टेजेस में देखेंगे कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है। तो हर फेज़ में जैसे टेस्टिंग के अंदर हमारे पास यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग है, डिज़ाइन के अंदर हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन है। तो ये हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह बुक पे जो आपका दिया हुआ है डाटा वो रीड कर लेना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।